नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सीएम भूपेश बघेल ने उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात की। साथ ही इस मौके पर टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर मिठाई खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू समेत दूसरे लोग भी मौजूद रहे। अब खबर रायपुर से है, जहां दिल्ली में चली लंबी बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बना दिया गया है। दिल्ली से लौटे डिप्टी सीएम का एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव सब मिलकर लड़ेंगे। आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और अमूमन यही होता है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट होते हैं, यही आगे रहते हैं, इन्हीं का चेहरा आगे रहता है। परंपरा कांग्रेस में भी रही है। अमूमन पिछले बार भी हमने यही किया था, मिलके हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। कोई एक आदमी चुनाव नहीं लड़ा सकता, कोई एक आदमी नहीं जिता सकता। हम लोग कोई भी कहें, चेहरे भी पिछले बार भी सामूहिक लीडरशिप थी। आज एक हमको मुख्यमंत्री भी मिले हुए हैं। पहले वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में थे, तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी वो आगे थे, एक चेहरा था। आज भी एक चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में। नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जब रहते हैं तो उनका चेहरा तो आगे रहता ही है। आज वो मुख्यमंत्री हैं, हम लोग 12 मंत्री हैं। कहा जाता है प्रजातंत्र में कि सब मंत्री बराबर होते हैं, मुख्यमंत्री मंत्री सब बराबर होते हैं, लेकिन फर्स्ट अमंग इक्वल्स, बराबर में आगे। उनसे भी चाहेंगे कि जिम्मेदारी से जो भी वो सुझाव दें, हम लोग को आगे भी जो समय मिले, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना 4 महीना, जब जहां जैसी जवाबदारी मिले उनके सकारात्मक सुझाव आते रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए हम लोग को भी, मैं तो एक टीम का सदस्य हूं, मिलके हम लोग कर रहे थे, आगे भी करेंगे। अभी काम बाकी हैं, कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ हम लोगों ने कहा था वो बाकी है, अन्य मुद्दे हैं वो भी बाकी हैं। समीक्षा भी हम लोग कर रहे थे। कल घोषणा पत्र के जो 36 प्रमुख बिंदु हैं, तो करीब 12 अभी होने बाकी हैं। 12 हमने पूरे कर लिए हैं, 12 आंशिक हमने कर लिए हैं। जो 12 बचे हैं उसमें से कुछ आंशिक हो गए हैं, तो कुछ हुआ है, कुछ करना बाकी है। कि रमन सिंह ने ये कहा, मुझे नहीं मालूम मीटिंग में ये कहा कि नहीं रायगढ़ में, कि 1 साल आप लोग भ्रष्टाचार बंद कर दो, हमारी सरकार बन जाएगी। ये रमन सिंह जी के स्वयं के मुख्यमंत्री रहते हुए शब्द मीडिया में रिपोर्ट हुए थे। बाकी जो बातें होती हैं, एक समाज है, इसमें कुछ प्रचलन होते हैं। हम लोग की जवाबदारी होती है कि भ्रष्टाचार जैसी बातों को जितना सीमित किया जा सके, वो समाज के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और सरकार की ओर से। बहुत साथियों का इसमें डिवीजन मेरे को नहीं दिखा, नॉर्थ साउथ का या सेंट्रल का। बहुत साथी हैं जिनका स्नेह मिला। मैंने कल भी कहा था कि सरगुजा के आंचल में मुझे जन्म मिला, मुझे परवरिश मिली, मुझे बड़ा होने का मौका मिला, और उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत स्नेह और प्रेम मिला, और उसी आधार पे हम लोग काम करते हैं, उसी आधार पे चल रहे हैं। आज जो जवाबदारी मिली है उसे छत्तीसगढ़ के लिए किस तरह से हम निभा सकते हैं, सबको साथ लेके क्या हम लोग काम कर सकते हैं, यही जवाबदारी रहेगी। सीएम भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष नंद कुमार साय ने मुलाकात की। सीएम भूपेश बघेल ने नंद कुमार साय को नई जिम्मेदारी दिए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवागन, रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर भी उपस्थित रहे। अब खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश कांग्रेस में लगातार फेरबदल देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम के बाद अब बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए नंद कुमार साय को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से नंद कुमार साय को छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास
निगम का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से साय को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साय को नए दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। नंद कुमार साय ने कहा कि उन्हें जो दायित्व दिया गया है वे उसका निर्वहन करेंगे और पहले इस विभाग को समझेंगे, उसके बाद काम करेंगे। बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए नंद कुमार साय ने कहा कि पार्टी का कोई भी पद छोटा बड़ा नहीं होता, उसे किस तरह से आप अपनी मेहनत से ऊपर उठाते हैं ये मायने रखता है। समान नागरिक संहिता हिंदी ये बहुत पहले से ही चल रहा था चर्चा इसमें कि ऐसा होना चाहिए। कुल मिलाकर के देश एक है, इसमें अलग अलग प्रकार की रीति नीति रहन सहन जाति बिरादरी बहुत है, विविधता है देश में। लेकिन एक बड़ी विशेषता हमारे संविधान की है, विविधता में एकता, अनेकता में एकता। इसी का दूसरा रूप है कानून सभा। सब लोग अलग अलग प्रकार से, अलग रीति नीति, कोई प्रभावित नहीं होने वाला। ये जो कॉमन सिविल कोड है इससे सब अपने रीति नीति आचार विचार के अनुसार चलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए सभी लोग एकजुट होकर के उसकी प्रगति के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, जो देश कभी जगतगुरु कहलाता था, हमारे ऋषियों ने हमको बताया है कि हे गंगा जमुना के किनारे पैदा होने वाले ऋषि पुत्रों, पहले तुम अपने जीवन की पद्धति को समझो। बहुत सारे लोग बोलते हैं और संस्था वाले कि हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोग हिंदू हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है, राजनीतिक दलों को, कि ये तो गलत है, सब हिंदू नहीं है। हिंदू इस देश में होने का अर्थ है, ये हिंदू पूजा पद्धति नहीं, उपासना का तरीका नहीं। हिंदू होने का अर्थ है यहाँ की एक जीवन शैली। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने 4 साल पूरे होने पर बिलासपुर के वृद्धाश्रम में फल वितरित किए। वहीं साथ ही टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने पर भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। वृद्धाश्रम पहुंचे मोहन मरकाम ने फल वितरित किए हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर उन्हें इस दौरान बधाई और शुभकामनाएं दी। बहुत ही सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने 4 वर्ष का प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा किया है। 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ में जितने भी चुनाव हुए उनके नेतृत्व में, जिसमें 4 उपचुनाव हुए विधानसभाओं के, 4 नगर निगम, नगर पालिकाओं के अनेकों चुनाव, सब कांग्रेस ने फतह हासिल किया है। लगातार जन अभियान पद यात्रा, बूथ कमेटियों का गठन, सदस्यता अभियान, आज बूथ से जोड़ो एक एक कार्यकर्ताओं को, यह अभियान भी उनके नेतृत्व में चलाया जा रहा है। हम लोग इस आशा और विश्वास के साथ कि उनका स्वर्णिम जो कार्यकाल था 4 वर्ष का, वो कार्यकाल लगातार चलता रहेगा और 2023 और 2024 में भी कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में और दिल्ली में कांग्रेस का परचम लहराएगा। इसलिए हम सब आज चौथा वर्ष सफलतापूर्वक मनाए जाने का मोहन मरकाम जी को बधाई देते हैं कांग्रेस कमेटी की तरफ से, और हम सब उनके साथ चलेंगे ताकि संगठन मजबूत हो सके। इसीलिए आज हम लोग सब वृद्धाश्रम बिलासपुर में आकर के फल का वितरण कर रहे हैं, बिस्किट, उनके रोजमर्रा की आवश्यकता के लिए साबुन आदि का वितरण। हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष विजय केसरवानी जी, चारों हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारीगण सब मिलकर के ये फल वितरण का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से टीएस बाबा जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। संगठन ने निर्णय जो लिया है स्वागत योग्य है और इसका लाभ आगामी चुनाव में कांग्रेस कमेटी को मिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि बाबा साहब एक कद्दावर नेता है छत्तीसगढ़ के और उनका प्रभाव पूरे छत्तीसगढ़ में है। सहज सरल
और सौम्य नेता है जिसका हमको लाभ मिलेगा। पिछले चुनाव में उन्होंने जो घोषणा पत्र तैयार किया, उस घोषणा पत्र का हमको बहुत ज़्यादा लाभ मिला और यही कारण है कि हम आज 71 सीट जीत चुके हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री साहब ने, भूपेश बघेल जी ने जिस तरह का घोषणा पत्र पे काम किया, तो इसका मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि एक जो युक्ति है बाबा साहब और बघेल सर का, उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को आगामी चुनाव में निश्चित रूप से मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष 4 साल भी पूरे हुए। जी जी, देखिए बहुत ही युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, कर्मठ हैं और प्रगतिशील हैं। उन्होंने संगठन को एक मजबूती प्रदान की, बूथ लेवल से लेकर सेक्टर लेवल से लेकर जोन लेवल से प्रदेश स्तर पे संगठन को मजबूती दी उन्होंने। उनके नेतृत्व में हमने जितने भी बाई इलेक्शन जीता, उनके नेतृत्व में जितने भी चुनाव जीता, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, हमने भारी मतों से फतह किया, जिसका श्रेय मैं माननीय बाबा जी को उप मुख्यमंत्री बनाने से। निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के पिछले विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जो निर्णय लिया है उसका स्वागत है। निश्चित रूप से माननीय भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी के नेतृत्व में 2018 में भी हम चुनाव जीते थे और अब फिर से दोनों लोग की जोड़ी जो है एक अच्छा वातावरण और एक अच्छे माहौल में फिर से अपनी भूपेश बघेल की सरकार की योजनाओं को फैलाते हुए, उसको लाभ दिलाते हुए दोनों पुनः के नेतृत्व में सरकार बनी। कैसे तैयार हैं हम बूथ कमेटी, बूथ प्रबंधन से लेकर सरकार की योजनाओं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में जो संगठन काम किया है, इन सब को लेकर हम तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 60 दिन का उप मुख्यमंत्री बनाकर सिंहदेव को झुंझुना पकड़ा दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार बीजेपी की चलाए जा रहे अभियान की नकल कर रही है, लेकिन नकल के लिए अक्ल की भी जरूरत होती है। वो हमारा पढ़ते हैं, रोज बूथ जा रहे हैं, तो ये कुछ भी जो भारतीय जनता पार्टी करती है उसकी फोटो का भी कहीं से मिल जाता है, उसी में वो संतुष्ट रहते हैं। नकल के लिए अकल चाहिए भाई। बूथ स्तर 76 साल से आज़ादी के बाद 1952 से तो हिंदुस्तान में बहुत सारे कानून थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती की वजह से लोगों को झेलना पड़ रहा है, और उसमें 370 भी तो था। 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का निर्णय कांग्रेस शासन ने लिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसको नरेंद्र मोदी जी ने ठीक किया। तो नरेंद्र मोदी जी इस देश के हित में जो बेहतर हो सकता है कर रहे हैं, और इसी का निर्णय है यूनिफाइड। देर शाम कांग्रेस ने एक फरमान जारी करके टीएस सिंहदेव को एक अनौपचारिक पद दिया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद, वो भी 120 दिन के लिए, जिसमें से 2 महीने आचार संहिता में लग जाएंगे। 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया, बाबा को झुंझुना पकड़ा दिया गया। अब बाबा बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। 2.5 साल के वादा के बाद 60 दिन का उप मुख्यमंत्री पद, जो अधिकार जिनके पास कुछ नहीं हो, और ऐसे भी उनकी हालत क्या थी वो बार बार व्यक्त कर चुके थे। 2.5 साल का वादा था। कांग्रेस की हालत पूरे छत्तीसगढ़ में सुकमा से लेकर सरगुजा तक खराब है। सारे सर्वे रिपोर्ट ये बता चुके हैं कि कांग्रेस लौट के नहीं आ रही है। कांग्रेस में चिंतन के दौर के बाद पहला निर्णय तो बहुत छोटा निर्णय था, दूसरा निर्णय बड़ा निर्णय है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। कांग्रेस बार बार हमसे पूछती थी कि मुख्यमंत्री के दावेदार, मुख्यमंत्री पद के लिए किस व्यक्ति का चेहरा सामने रखोगे। कल एक बड़ा निर्णय लिया, मुख्यमंत्री के पद से भूपेश बघेल का चेहरा हटा दिया गया।
एक घोषणा हो गई, सामूहिक नेतृत्व से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जिस भूपेश पे भरोसा है का नारा लगता रहा है, अब ये तय हो गया भूपेश है तो भ्रष्टाचार है, और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि उनको मजबूरी में ये घोषणा करना पड़ा कि भूपेश का चेहरा नहीं, सामूहिक नेतृत्व में सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। और मुझे लगता है ये आज सामूहिक नेतृत्व का प्रश्न जब छत्तीसगढ़ में आ गया है तो ये मान लिया जाए कि भूपेश के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। मुख्यमंत्री के 4 महीने के लिए भूपेश टीएस सिंहदेव जितना भी खुश रख लें, मगर छत्तीसगढ़ की जनता, ये जो पद स्थापना हुई है वो राज्य के भले के लिए नहीं हुई, सिर्फ महत्वाकांक्षा के पुष्टि के लिए ये घोषणा की गई है। इसका छत्तीसगढ़ की राजनीति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आगामी 1 जुलाई को कांकेर में होने वाली आम सभा की तैयारी के लिए बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक शिवरतन शर्मा, बीजेपी के बस्तर संभाग संगठन प्रभारी राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, बीजेपी प्रदेश मंत्री महेश जैन, जिला संगठन प्रभारी यशवंत जैन की उपस्थिति में कार्यक्रम की तैयारी और उसकी समीक्षा बैठक बीजेपी कार्यालय कमल सदन कांकेर में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए शिवरतन शर्मा ने कहा कि भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आम सभा 1 जुलाई को कांकेर लोकसभा अंतर्गत जिला मुख्यालय कांकेर के मेला भाटा में होने जा रही है। इस आम सभा की तैयारी की समीक्षा हेतु ये लोकसभा स्तरीय बैठक रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्रव्यापी सेवा सुशासन गरीब कल्याण के बेमिसाल 9 वर्ष इस नाम से 1 माह तक अलग अलग स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक आम सभा होनी थी। कांकेर लोकसभा की 1 जुलाई को आम सभा लेने के लिए हमारे देश के यशस्वी नेता, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी आने वाले हैं और माननीय राजनाथ सिंह की ऐतिहासिक आम सभा संपन्न होनी है कांकेर में 1 जुलाई को दोपहर 2 बजे। इसके अंतर्गत लोकसभा स्तर पर व्यापारी सम्मेलन दिल्ली राजधानी में संपन्न हुआ। प्रत्येक विधानसभा में संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, लाभार्थी सम्मेलन, पार्टी के पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक और इसके साथ साथ घर घर संपर्क अभियान शुरू हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी कांकेर के द्वारा 1 जुलाई की सभा हेतु की तैयारी हेतु बैठक आयोजित थी। अब खबर रायपुर से है, जहां आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएस सिंहदेव के डिप्टी सीएम बनाए जाने पर सरकार के सामने कई सवाल खड़े किए हैं। आप प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने 60 दिन के उप मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि क्या ऐसा माना जाए कि भूपेश सरकार को ये समझ आने लगा है कि अब नैया डूबने वाली है, इसीलिए ये पद को दिया गया है। अब सवाल यह है कि 36 वादे किए गए थे कांग्रेस ने, तो अब क्या टीएस सिंहदेव पूरे करेंगे? उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के बीच मतभेद से प्रदेश की जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कई ऐसे सवाल खड़े किए और कहा किससे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने सिंहदेव पर कहा कि कांग्रेस के मुखिया ने कहा था कि जंगल नहीं कटेंगे, लेकिन क्या अब भी जंगल का कटाव रुका या नहीं? जो नाराज लोग हैं कांग्रेस से, वो हमारे संपर्क में आते हैं, बिलासपुर से आप में शामिल हो सकते हैं। अगर पार्टी अलग है तो वैचारिक भिन्नता तो है। हम वैचारिक तौर पर हर बात से सहमति नहीं रखते, इसलिए पार्टी बनी। लेकिन उसके बावजूद आज ये कवायद क्यों हो रही है कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए? समझिए आप, पिछले 5 साल में आप देखिए तो नरेंद्र मोदी जी की पूरी कोशिश रही है कि जनतंत्र को खत्म करें,
क्योंकि डेमोक्रेसी में पक्ष और विपक्ष, सहमति और असहमति है। तो विपक्ष को हम अगर किसी राज्य में विपक्ष की सरकार बन गई तो आप उसको या तो डरा रहे हैं अपने ईडी के जरिए, अपने सीबीआई के जरिए, फिर कंधे पर बंदूक रख रहे हैं, कह रहे हैं या तो हमारे पास आ जाओ नहीं तुम्हारी जगह जेल में। आज रातों रात पैसे से खरीद कर सरकार बदल दी जाती है। महाराष्ट्र आपके सामने उदाहरण है, गोवा आपके सामने उदाहरण है, मध्य प्रदेश आपके सामने उदाहरण है, कर्नाटक आपके सामने उदाहरण है। अपने गवर्नर के जरिए विपक्ष की चुनी हुई सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है इस देश का जो फेडरलिज्म है वो संविधान का बेसिक ढांचा है, वो मूल ढांचा है। तो आज संविधान के मूल ढांचा को खत्म करने की साजिश की जा रही है। जिस तरह से दिल्ली सरकार की शक्ति को 2015 में पहले एक इलीगल ऑर्डर के जरिए छीन लिया गया। हम कोर्ट गए, कोर्ट में 8 साल की लड़ाई के बाद संवैधानिक पीठ ने यह फैसला किया कि दिल्ली सरकार के क्या अधिकार हैं और केंद्र सरकार के क्या अधिकार हैं। क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर हो। जब क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर जब हो गया, व्याख्या हो गई, उस पर काम होना चाहिए था। लेकिन 8 दिन के अंदर अध्यादेश क्या है, ऑर्डिनेंस भाजपा हाईकोर्ट वर्सेस भाजपा का डिसीजन कहा गया तो ऑर्डिनेंस आपातकाल की स्थिति माना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के बाद ऐसी कौन सी आपात स्थिति थी जो ऑर्डिनेंस लाया गया। इसका मतलब ये है कि संविधान पीठ के फैसले का अपमान करने की साजिश की गई। दिल्ली की जनता ने जिस पार्टी को 90% से ज्यादा सीट दिया, उस दिल्ली की जनता के मैंडेट का अपमान करने की कोशिश की गई, जनता को अपमान करने की कोशिश की गई। तो अगर इस देश के फेडरलिज्म खत्म करने की कोशिश करेगा, इस देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश करेगा, इस देश के जनतंत्र खत्म करने की कोशिश करेगा, जनतांत्रिक व्यवस्था खत्म करने की कोशिश करेगा, तो सभी पार्टियों को फिर अपनी महत्वाकांक्षा से ऊपर उठ जाना चाहिए। क्योंकि जनतंत्र रहेगा, जनतांत्रिक व्यवस्था बचेगी, फेडरलिज्म बचेगा, संविधान बचेगा, तो हम चुनाव लड़ लेंगे। तो मुझे लगता है अगर कांग्रेस को अब खबर बीजापुर के पापनपाल से है, जहां बने पंचायत भवन की हालत बेहद जर्जर है। पंचायत की मांग है कि नया पंचायत भवन बनाया जाए। बता दें कि पंचायत ने शासन प्रशासन के साथ साथ कलेक्टर को भी 2 बार लेटर लिखकर इसकी मांग की है, लेकिन अब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिसे लेकर पापनपाल के ग्रामवासी बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि पंचायत भवन की छत और दीवार कभी भी गिर सकती है। जी, मैं ये बताना चाहूंगा इस बिल्डिंग के बारे में। हमने कई बार पंचायत के द्वारा कागज कार्रवाई करते हुए कलेक्टर साहब तक बात अवगत कराया है। बात प्रोसीजर में रखा हुआ है, अभी तक बात चल ही रहा है, कुछ ही दिनों में हो जाएगा, ऐसा बात चल रहा है। उम्मीद है कि अभी जल्द ही इस काम को पूरा करेंगे। ये बात कलेक्टर सर से भी विनती हो चुकी है, बात बता चुके हैं, बात विधायक महोदय जी तक चले गया बात। उम्मीद है हो जाएगा हम जल्दी, ऐसा आश्वासन दिए। पापनपाल आई हुई थी और पंचायत में सिर्फ बैठी हुई थी, पंचायत के बारे में जानकारी ले रही थी, क्या क्या काम चल रहा है। तो पंचायत भवन को देखा तो जर्जर स्थिति में है। और इससे पहले मैंने उप सरपंच और सरपंच और सचिव से भी कहा था कि पंचायत भवन बनाने के लिए, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं हुआ है। और दूरभाष के माध्यम से मैंने कलेक्टर साहब को भी जानकारी दी, हमारे विधायक को भी जानकारी है। और मेरा ये सोच है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर पंचायत भवन बन जाएगा, ताकि हमारे पंचायत में किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। जनपद पंचायत कार्यालय को प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जैसे ही स्वीकृति मिलेगी इसको अच्छे से बना लिया जाएगा। तो अभी तक जितने साल हुआ है कि आप लोगों ने इस चीज को लेकर शासन प्रशासन को बोले नहीं हो? हाँ, समय समय पे सरपंच के द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया था, परंतु अभी तक प्रोसेस में ही बताया जा रहा है। तो अभी तक आप लोगों ने ये चीजों को लाके जहाँ सुनाई में आ रहा था कि कलेक्टर साहब खुद आए हुए थे, उनके सामने भी बोला गया है, क्या कहें उन्होंने? जी, उनके द्वारा कहा गया है कि स्वीकृति जल्द ही मिल जाएगी, उसी के प्रत्याशा में बैठे हम लोग। चंद्रगिरी, आज हम लोग ग्राम पंचायत पापनपाल में आए हुए हैं। यहाँ का जो
ग्राम पंचायत का जो बिल्डिंग है वो आप देख सकते हैं कि कितनी जर्जराहट से है, क्योंकि लोग शासन प्रशासन को ध्यान आकर्षित करने के लिए आज हम लोग इस न्यूज को यहाँ चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो है हमेशा मांग रखे हैं। यहाँ सरपंच सचिव का यहाँ कहना है कि 3-3 बार उन लोग यहाँ से अर्जी दे चुके हैं। कलेक्टर साहब खुद आए थे यहाँ पे, विधायक जी खुद आए थे, लेकिन उन लोग आश्वासन देके चले गए, क्योंकि यहाँ बैठक करने के लिए इनके पास एक कोई अच्छी भवन नहीं रहने की वजह से ये लोग हमेशा इस भवन के लेके लोगों के जनप्रतिनिधियों के पास जाके अर्जी देते रहते हैं। आज वे लोग हताश होकर इस बिल्डिंग में बैठने के लिए भी डर रहे हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग के हालात बहुत खराब हैं, क्योंकि 1995 के आसपास बनी हुई ये बिल्डिंग है। लोग यहाँ पे आने के लिए भी थोड़ा सोच में लगे हुए हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग का इतनी हालत बुरी है, हर तरीके से जर्जराहट है, पानी रिस रहा है, यहाँ पे बैठने का संभावना फायदा नहीं हो रहा है। लोगों को काफी, इस पंचायत के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोग आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग का जो स्थिति है, अब ये कुछ ही दिनों में टूटने के कगार पे है। ये लोग अर्जी मांग रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक कोई जनप्रतिनिधि से कहीं ना कहीं से कि इन लोगों को कोई अर्जी मिल जाए, एक न्यू बिल्डिंग स्वीकृति हो जाए, ताकि इन लोगों को बैठ के जो ग्राम का जो पंचायत का जो विचार विंतन करना है वो चीज इन लोगों को बैठ के करने के लिए नहीं हो रहा है। आइए हमारे हर खबर के साथ बने रहिए। हम आज सरपंच सचिव से भी बात करते हैं कि इस विषय को लेकर। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।